अगर आपने इस क्लास को A to Z कंप्लीट देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में फेल कर दे। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और गणित में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें वे प्रश्न मिल जाए जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में गणित का पेपर बने और उस गणित के पेपर में हमें रखे हुए मिले, तो मेरे प्यारे दोस्त आज हम इस क्लास में 6 नंबर वाले उन्हीं प्रश्नों की बात करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। अगर आपने इस क्लास को A to Z कंप्लीट देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में फेल कर दे, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 6-6 नंबर में आते हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में गणित के पेपर में आप 100% पास हो जाओगे। ये मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 6 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना तय है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना और वरना पछताओगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। दो संख्याओं का योगफल या हम कहें योग 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है, ओके 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याएं मानेंगे। क्या करेंगे, संख्याएं मानेंगे कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना। माना छोटी संख्या x, ओके तो मैंने माना छोटी संख्या x। अब हम मानेंगे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे तथा बड़ी संख्या हम y मान लेते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि छोटी संख्या हम y मान लें, ठीक है, और बड़ी संख्या x मान लें। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैंने x y लिए हैं, ठीक है, मैंने x और y लिए हैं। A से Z तक जितने भी अल्फाबेट हैं उनमें से कुछ भी अक्षर आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न में 2 शर्तें हैं। कितनी? 2 शर्तें। तो हम एक एक करके शर्तों के अनुसार चलेंगे। क्लियर? तो हम लिखेंगे पहली शर्त में, पहली शर्त में अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। दो संख्याओं का योगफल 85 है और हमने 2 संख्याएं कौन कौन सी मानी है, ठीक है, x और y। तो इन दोनों संख्याओं के योगफल, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 85। तो हम लिखेंगे योगफल मतलब जोड़, x प्लस y बराबर 85। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर है ना? अब हम दूसरी शर्त में चलेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे दूसरी शर्त में। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। कहने का मतलब ये कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से, ठीक है, 4 गुने से 5 अधिक है। क्लियर? तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 4 गुने से, गुना आ जाए, गुनी आ जाए, गुणनफल आ जाए, गुणा आ जाए तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 4 गुने से 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या प्लस 5। मेरे प्यारे दोस्त आई होप समझ में आया। नहीं आया तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिस संख्या के पास में गुनी हो या अधिक हो तो उसमें हम गुणा और जोड़ते हैं, ठीक है। तो कौन सी संख्या है जिसके पास में गुना या अधिक है? छोटी संख्या है, इसके पास में क्या है, गुना, ठीक है, यानी गुणे, और 5 अधिक है तो हम छोटी संख्या में 4 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे। क्लियर है ना? ओके। बड़ी संख्या मैंने क्या मानी, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या x, तो x बराबर, ठीक है, 4, छोटी संख्या मैंने क्या मानी y प्लस 5। क्लियर?
आई होप समझ आया होगा। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। क्या डालेंगे? समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे यानी रखेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने लिखा अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को नोट करेंगे सबसे पहले। क्लियर? अब इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे ये प्लस y बराबर 85। ओके, तो यहां पर 5y हो जाएगा मेरा, 4y और 1y। इस 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। ठीक है, 85 माइनस 5 80 बचेगा। अब हम काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 था, 5 कटा, 3 उधर जाएगा, 2.5 कितने की होती है? 10 की, तो 30 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30। ओके, तो y बराबर 16। अब y का मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 2 में हम रख देते, तो लिखेंगे। ठीक है, अब ठीक है y बराबर 16, y बराबर 16, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y बराबर 16 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y बराबर 16 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? यह है, इसे नोट करेंगे। ओके, क्लियर? इस समीकरण में हम y का मान रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त x बराबर 64, 5 69, 16 चौकू 64 और 5 69। यही मेरा फाइनल आंसर है। बड़ी संख्या मेरी कितनी है? 69। छोटी संख्या कितनी है? 16। छोटी संख्या क्या है? y। क्लियर है ना? तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, वरना पछताओगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न 6 नंबर में आते हैं, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके किसके यानी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, यानी भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके यानी भिन्न के हर में हर से, ठीक है, 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि भिन्न का अंश क्या है, भिन्न का हर क्या है। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, तथा भिन्न का हर y। तब भिन्न क्या होगी? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तब भिन्न हंस बट्टे हर। भिन्न क्या होती है? हंस बट्टे हर। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है, अगर आपको यहां पर दिक्कत होती है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जो हंस होता है पक्षी, वो ऊपर उड़ता है, ठीक है, तो ऊपर हंस होता है। जो किसान होते हैं वो हर नीचे चलाते हैं जमीन में, ठीक है, तो हर नीचे होता है। क्लियर है ना? आई होप समझ आया होगा। अब लिखेंगे भिन्न हंस। हंस मैंने क्या माना? x, ठीक है, हर, भिन्न का हर y। इस प्रश्न में 2 शर्तें हैं, कितनी हैं? 2। तो एक एक करके हम शर्तों को लेके चलेंगे। तो लिखेंगे पहली शर्त में, ठीक है, पहली शर्त में 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। पहली शर्त कहां से कहां तक है? यहां से, ठीक है, यहां तक है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या है? 1/3 हो जाती है, बराबर है। इसे नोट करेंगे, ठीक है, भिन्न 1/3 हो जाती है, इसे मैंने नोट किया। आगे, जब उसके यानी भिन्न के हंस में
ठीक है, हंस में एक जोड़ दिया जाता है। हंस कहाँ पर है, यह है। हंस में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो जोड़ेंगे। हर में कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है, हर में कुछ नहीं किया जाता। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, फिर 3, इसकी इससे गुणा y। आई होप समझ आया होगा, क्लियर, ओके। अब हम y को इधर लाएंगे। अरे भाई इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है 3 एकम 3, 3 हो जाएगा, ठीक है, y एकम y को इधर लाएंगे और 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, समीकरण 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, समीकरण 1, क्लियर। अब हम दूसरी शर्त में चलेंगे। दूसरी शर्त में मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी शर्त में क्या चलेंगे, यहां से, ठीक है, यहां तक, और वह यानी भिन्न 1/4 हो जाती है, भिन्न, यह भिन्न 1/4 हो जाती है। इसे नोट करेंगे x/y, ठीक है, भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। जब उसके यानी भिन्न के, ठीक है, हर से एक घटाया जाता, हर से एक घटाया जाता, हर कहां पर है ये, तो इससे एक घटाएंगे। हंस में कुछ नहीं किया जाता है, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, ओके, है ना, 4x हो जाएगा बराबर, इसकी हम गुणा करेंगे तो मेरे को यही मिलेगा। y को हम इधर लाएंगे, इससे डालेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। समीकरण 1 को नोट करेंगे, ठीक है, -3, इसे नोट करेंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, घटाने पर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का, माइनस का प्लस का, ठीक है, ये माइनस का है प्लस का भाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। क्या बचा मेरा, माइनस का x, है ना, क्या बचा, माइनस का x, यहां पर माइनस का 2, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 यानी 2, तो ये x का मान आया 2। अब हम x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे, चाहे आप लोग 1 में रख दो चाहे 2 में, उत्तर सेम आएगा, ठीक है, तो मैं 2 में रख देता हूं। अब x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देता हूं, इसे नोट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, माइनस का 1, x का मान रखेंगे 8, 4 दूनी 8, या हम कहें 2 चौका 8, माइनस का y, 8 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, है ना, माइनस का 9, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 9। अब हम भिन्न ज्ञात करेंगे, इसने कहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, ठीक है, x/y, मेरी भिन्न क्या है, x/y, x का मान कितना आया, x का मान 2, y का मान कितना आया 9। तो यही मेरा फाइनल आंसर है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, ओके। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे को यह सिद्ध करके देना है प्रश्न नंबर 3 में कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम अपोजिट मानेंगे यानी उल्टा मानेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। तो हम मान लेते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है।
ओके, तो मैंने माना, क्या माना, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब एक ये परिमेय संख्या है तो इसको हम हंस बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मानेंगे, माना 3√2 बराबर p बट्टे q। अब यहां पर p क्या है, हंस, और q क्या है, हर। आई रिपीट, मैंने कहा जब 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम हंस बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको माना, ठीक है, दोबारा p बट्टे q। ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं आप उनमें से कोई सा भी अल्फाबेट यहाँ पर ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर p और q लिया है। अब आपको ये भी लिखना है कि p और q क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जहां p तथा q सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी अपनी कॉपी पर नोट करते रहना है। जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने लिखा जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ओके, यानी कोई प्राइम नंबर्स हैं, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर हम 0 यहां पर नहीं ले सकते हैं। क्लियर है ना। प्रश्न नंबर 3 की बात चल रही है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए अपरिमेय संख्या वाले, तो हम किस प्रकार से सरल करते हैं, हल करते हैं प्रश्न को, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा √2, ठीक है, बराबर p बट्टे q। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए अपरिमेय संख्या वाले, तो हम जो रूट में संख्या होती है उस संख्या को हम एक तरफ करते हैं, बकाया शब्द को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर √2 को हम एक तरफ करेंगे, बकाया शब्द को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। √2, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या। तो मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हर एक पॉइंट पर कमांड बन जाए। लेकिन पेपर में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर है ना। ओके, अब यहां पर यह है अपरिमेय संख्या, यह है परिमेय संख्या। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, और ना ही अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होती है। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। परिमेय संख्या के बराबर होती है और अपरिमेय संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो समीकरण है ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यह है परिमेय संख्या, यह है अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि अपरिमेय संख्या, तो मैंने लिखा, ठीक है, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है किसके, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की, इसलिए √2 बराबर नहीं है किसके, इस संख्या के, p बट्टे 3q के। क्लियर है ना। जब समीकरण ये असंतुष्ट होती है, विरोधाभास स्पष्ट होती है, यानी गलत स्पष्ट होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। वास्तव में ये जो संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने कल्पना की थी वो गलत की थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, मैंने क्या लिखा, इसलिए ये संख्या इस संख्या के बराबर नहीं है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग देख लेना। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ओके,
प्रश्न नंबर 4। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि समीकरण, जो यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है, का एक मूल यानी मान 1 है। इस समीकरण का एक मूल यानी मान 1 है। ठीक है, ये सिद्ध मेरे को करके देना है। आगे इस प्रश्न में 2 शर्तें हैं। एक शर्त यहाँ से यहाँ तक, दूसरी शर्त यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है। समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब यह है कि दूसरी शर्त में मेरे को दूसरा मान यानी मूल ज्ञात करके देना है। ठीक है, इसने कहा है कि अगर इस समीकरण का एक मूल यानी एक मान 1 है तो दूसरा मान यानी मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न में जो गिवन है उसे हम नोट करेंगे, इस समीकरण को नोट करेंगे। और ये x का मान है, समीकरण में चर राशि क्या है x, तो ये x का मान है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबरों को नोट अच्छी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण को और इस x के मान को तो लिखेंगे दिया है। ओके, तो इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। qx² माइनस px प्लस ब्रैकेट में p माइनस q बराबर 0। ओके, तो इस समीकरण को मैंने नोट कर लिया। ठीक है, ये किसका मान है, x का मान। जो समीकरण में चर राशि होगी उसी का मान है। समीकरण में चर राशि क्या है, x, तो ये x का मान है। मेरे प्यारे दोस्त, पहले भाग में मेरे को क्या सिद्ध करके देना है। ठीक है, यहां से यहां तक पहला भाग है। ठीक है, यानी पहली शर्त है, मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि यहाँ पर इस समीकरण का जो 1 है, यहाँ पर ये एक मूल है क्या। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर ये 1 इस समीकरण का मूल है यानी मान है तो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। जब दोनों पक्ष बराबर आएंगे तब तो ये 1 इस द्विघात समीकरण का मूल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये x का मान इसमें रखेंगे, तो इसे हम डालेंगे समीकरण 1। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसमें रखेंगे, इस समीकरण में जहां जहां पर इस समीकरण में जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे। x के स्थान पर 1। ओके, क्लियर। q अब यहां पर माइनस p प्लस ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस का माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो यहां पर मैंने x बराबर 1 रखा है इस समीकरण में, तो दोनों पक्ष बराबर हैं, LHS RHS के बराबर है। कहने का मतलब ये कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो यहाँ पर जो 1 है ये इस द्विघात समीकरण का मूल है, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का एक मूल है। मूल क्यों है, क्योंकि 1 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हम दूसरी शर्त को हल करेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त में मेरे प्यारे दोस्त इसने कहा है कि अगर इस समीकरण का एक मूल यानी एक मान 1 है तो दूसरा मान ज्ञात कीजिए, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इस द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना, इसे नोट करेंगे। बराबर 0 के मूल। ठीक है, तो मैंने लिखा, माना इस द्विघात समीकरण को लिखा, इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ओके, अब ये जो 1 है इस द्विघात समीकरण का एक मूल है यानी एक मान है, तो इसको आप चाहे अल्फा मानो चाहे बीटा मानो, एक तो मानना पड़ेगा। तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, माना। ओके, तो इस मूल को हम बीटा मान लेते हैं या अल्फा मान लेते हैं, मेरे को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। माना अल्फा बराबर 1, तो बीटा का मान हम ज्ञात करेंगे, यानी एक मूल अल्फा बराबर 1 है तो हम बीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा मूल, क्लियर है ना।
एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम बीटा का मान ज्ञात करेंगे, यानी दूसरा मूल ज्ञात करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे चर राशि के स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण में चर राशि क्या है, x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, इस समीकरण में जो भी चर राशि होगी वो चर राशि हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, चर राशि के स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर x है तो x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, मूलों का गुणनफल, और मूल मेरे पास कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, गुणनफल यानी गुणा का चिन्ह लगाएंगे, बराबर अचर पद जिसके साथ में कोई चर राशि ना हो, यह है, नोट करेंगे, x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक का मतलब है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, q। क्लियर, q। अल्फा का मान 1, बीटा का मान मेरे को ज्ञात करके देना है। ठीक है, तो दूसरा मूल कितना है, ये है दूसरा मूल, तो हम लिखेंगे अतः दूसरा मूल p माइनस क्यू बट्टे क्यू। इस द्विघात समीकरण का एक मूल, ठीक है, एक है, तो दूसरा मूल यह है। यही मेरे को ज्ञात करके देना था। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और ये मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।